गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। और जैसा कि हम बायोलॉजी का हम लेक्चर ले रहे हैं, सेल बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ में। तो ये तीसरा भाग है इस वीडियो का, और इससे पहले मैं 2 भाग अपलोड कर चुका हूं। और ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को आगे की चीज़ें समझनी है तो पहले के वीडियो ज़रूर देखने होंगे, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनके बारे में डिटेल एनालिसिस भी मैं दे रहा हूं। तो ज़रूरी है कि आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। तो सभी व्यूअर्स का थैंक यू एक बार कि आप लोग हमारी फैमिली से जुड़े हैं, और भी अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें इस फैमिली से, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला प्रश्न हमारा है, सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं किस में अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, कशाभिका में या तर्कुतंतु में। इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम सूक्ष्म नलिकाएं डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो मैंने बताया था कि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, उनमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। सीलिया और फ्लैजिला मतलब कशाभिका और पक्षमाभिका और कशाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इसका हो जाएगा कशाभिका में क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं। हाँ, कशाभिका में तो पाई जाती है ना। अनुपस्थित किस में होती है? तो अनुपस्थित जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती हैं कशाभिकाएं। सेंट्रियोल में भी होती हैं, तर्कुतंतु में भी होती हैं, तो कशाभिका में तो होती है। कशाभिका की मुख्य विशेषता है कि उसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं वो आपके ट्यूबुलिन के डाइमर्स से बनती हैं। ट्यूबुलिन क्या है? ट्यूबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के डाइमर्स मतलब 2 अणु जब ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनेंगे तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं बनती हैं। और इनमें अलग अलग वो होता है, मतलब जैसे कशाभिका सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+2 तो होती है किसमें, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में कल बताया था कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 0+1 अमूमन हम उस व्यवस्था को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व है। कैल्शियम है, जेड यू नहीं होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, या पोटेशियम है, या कॉपर है। मध्य पटलिका के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मध्य पटलिका क्या होती है। जो हमारी सेल वॉल होती है, सेल वॉल में कल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने, कि सेल वॉल में क्या होता है, इस तरह का जो बीच वाला ये भाग है, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला या मध्य पटलिका। और इधर जो होता है प्राइमरी सेल वॉल होता है इस भाग में। ये दोनों साइड मतलब मध्य पटलिका के दोनों ओर क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। और इसका जो दूसरा भाग इधर वाला भाग होगा वो क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। SCW लिख दिया मैंने। तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, और बीच में जो है मध्य पटलिका पाई जाती है। मध्य पटलिका जो होती है, जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो सेल डिवीज़न की टीलोफेज अवस्था जो होती है, टीलोफेज अवस्था में सबसे पहले मिडिल लेमेला का निर्माण होता है, मध्य पटलिका का निर्माण होता है। और ये क्या है, सेल प्लेट की बनी होती है, सेल प्लेट की बनी होती है। मध्य पटलिका किससे बनी है? तो सेल प्लेट से बनती है मध्य पटलिका, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। स्वभाव में ये हार्ड होती है। स्वभाव में कैसी होती है? हार्ड होती है। जैसे आपने देखे होंगे जो कच्चे फल कठोर होते हैं, तो मिडिल लेमेला के कारण ही कच्चे फल कठोर होते हैं। जब फल पक जाता है तो क्या होता है, ये जो मिडिल लेमेला होती है या मध्य पटलिका होती है, यह डिज़ोल्व हो जाती है। तो उसके बाद पका हुआ फल कैसा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मिडिल लेमेला जो हार्ड थी स्वभाव में वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसमें क्या है, कैल्शियम। आगे देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइक मोज़ेक प्रारूप के अनुसार, ये फ्लूइक मोज़ेक मॉडल भी मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बार बार हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो आपको ध्यान है या नहीं है।
ऊपरी स्तर अध्रुवीय व जल स्नेही होता है। ऊपरी स्तर ध्रुवीय व जल विरोधी होता है। मध्य भाग में फॉस्फोलिपिड एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। प्रोटीन मध्य स्तर की होती है। आप चाहे तो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के। तो क्या था, मध्य भाग में बताया था ना कि फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत होती है। फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत होती है और दोनों ओर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दोनों तरफ क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये हम आंसर क्या हो जाएगा, मध्य भाग में फॉस्फोलिपिड की द्विआण्विक परत होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक गुणसूत्र में एक से अधिक व 5 से कम पाया जाता है। गुणसूत्र में एक से अधिक और 5 से कम कौन पाया जाता है। क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर या टीलोमियर। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जो गुणसूत्र बना होता है उसमें 2 क्रोमैटिड भाग लेते हैं। क्रोमैटिड क्रोमैटिन थ्रेड सुना होगा ना, धागा, रंगीन धागा जिसको हम बोलते हैं। तो 2 क्रोमैटिड इसमें भाग लेते हैं, 2 क्रोमैटिड। तो एक से अधिक है और 5 से कम है, 2 क्रोमैटिड। आंसर हमारा क्रोमैटिड है। क्रोमोसोम तो गुणसूत्र का ही नाम हो गया। सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, गुणसूत्रों में छोटी छोटी रचनाएं उभरी होती हैं, उनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कहते हैं या क्रोमोमियर्स कहते हैं। सेंट्रोमियर्स या क्रोमोमियर्स, तो ये ध्यान रख सकते हैं। गुणसूत्रों के साथ टीलोमियर क्या होता है, जो इसमें ना चिपकने वाले समापन सिरे होते हैं। ऐसे सिरे जुड़े होते हैं, समापन सिरे होते हैं टीलोमियर। ये चिपकते नहीं है, किससे, गुणसूत्र से चिपकते नहीं है, लेकिन समापन सिरे ये होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राइबोसोम उत्पन्न होते हैं केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी काय में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, राइबोसोम जो है आपके केंद्रिका में उत्पन्न होते हैं। गोल्गी काय क्या करता है, गोल्गी काय आपका जटिल जीव के रासायनिक उत्पादन में भाग लेते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कल बताया था एटीपी का संश्लेषण होता है। कोशिका द्रव्य तो पता ही है कि कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य ये साइटोप्लाज्म हमारा है। कोशिका द्रव्य, सेल डिवीजन जब होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, जैसे मान लो ये कोशिका की संरचना है, यहाँ न्यूक्लियस है और इधर क्या रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, माइटोटिक स्पिंडल निम्न में से किस प्रोटीन का बना होता है। स्पिंडल फाइबर, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। माइटोटिक स्पिंडल निम्न में से किस प्रोटीन का बना होता है। एक्टिन का होता है, मायोसिन का होता है, ट्यूबिलिन का होता है या मायोग्लोबिन का होता है। देखो क्या होता है, कोशिका जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो सेल डिवीजन की अवस्थाएं हम पढ़ते हैं। अवस्थाएं में एक तो इंटरफेज होता है, जिसको हम अंतरावस्था बोलते हैं, इंटरफेज। और इंटरफेज के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा G1 S और G2, G1 S और G2। तो क्या होता है, जो G1 S और G2 प्रावस्थाएं होती हैं, तो जो G2 फेज होता है इनमें से, G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज ये बोलते हैं क्या है, तैयारी की अवस्था है, या पोस्ट माइटोटिक फेज भी हम इसको कहते हैं, मतलब माइटोटिक के बाद की अवस्था है। हमेशा क्या होता है कि G1 होता है पहले, फिर क्या होता है G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज, और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस चलती है G1 S और G2, इस तरह से। मतलब क्या होता है, जो आपका M फेज है वो बीच में रहता है, M फेज बीच में रहता है। तो मतलब G1 क्या है, इसके बाद की अवस्था है, M फेज के बाद की अवस्था है। तो इसलिए क्या बोला, पोस्ट माइटोटिक फेज, जीवन को पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। और जो एस फेज है, एस फेज हमारा सिंथेटिक फेज होता है। और जो G2 फेज है, G2 फेज क्या है, माइटोटिक से पहले, तो इसलिए प्री माइटोटिक फेज इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, और उसी स्पिंडल फाइबर को माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या है, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो स्पिंडल फाइबर को हम बोलते हैं तरकु तंतु। ठीक, आपको हिंदी अंग्रेजी में दिक्कत ना हो तो तरकु तंतु हम इसको बोलते हैं। और तरकु तंतु का जो निर्माण होता है वो
ट्यूबिलिन प्रोटीन इसमें भाग लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबिलिन प्रोटीन भाग लेता है। और इसमें क्या होता है, ट्यूबिलिन प्रोटीन होता है एक तो प्लस आरएनए होता है, ट्यूबिलिन प्रोटीन प्लस आरएनए। और ट्यूबिलिन जो प्रोटीन होता है 97% इसमें ट्यूबिलिन प्रोटीन, और आरएनए केवल कितना 3% होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ट्यूबिलिन। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस में नाइट्रोजन एक घटक नहीं होता है। पेप्सिन में नहीं होता है, इडियोब्लास्ट में नहीं होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या जीवाणु हरित लवक में, या इन्वर्टेस में। तो ये इडियोब्लास्ट को छोड़कर बाकी सभी पदार्थों में क्या होता है, नाइट्रोजन एक घटक होता है। इडियोब्लास्ट जो है पादपों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और पादप नाइट्रोजन का उत्सर्जन ये नहीं करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इडियोब्लास्ट हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कशाभिका में अंतर होता है। तो कोशिका में स्थिति व गति प्रकार, कोशिका में स्थिति कार्यविधि के आधार में, सूक्ष्म नलिका संगठन व गति के प्रकार में, सूक्ष्म नलिका संगठन व कार्य में। तो सही उत्तर हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि सूक्ष्म नलिका का संगठन जो है उसमें हेलिकल टाइप का होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है 9+2 व्यवस्था होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जो हरित लवक होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, बाह्य कला में, आंतरिक कला में, थाइलोकॉइड्स में या स्ट्रोमा में। तो जो हरित लवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है वह थाइलोकॉइड्स में पाया जाता है। थाइलोकॉइड कलाएँ इसमें होती हैं, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन इनमें होती हैं, तो उसमें पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। अगर आप लोगों ने देखा होगा इसका किसका, हरित लवक का स्ट्रक्चर या क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, इस तरह का मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, सॉरी। और इसमें क्या है, एक बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ये है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर ऐसी कलाएँ होती हैं, इस तरह की कलाएँ होती हैं, इस तरह की कलाएँ, इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड झिल्लियाँ, इनको बोलते हैं। दोनों तरफ ये होती हैं इस तरह से, ये जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है, बन नहीं रहा मिर्च से। और इसके बीच में जो होता है ये इनको जोड़े रहने के लिए इनको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल। ये फ्रेट चैनल होते हैं, ठीक। ये क्या हैं, थैलेकॉइड्स झिल्लियाँ हैं, थैलेकॉइड्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन्हीं में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके अलावा इसको, ये बाहरी झिल्ली हो गई और ये आंतरिक झिल्ली हो गई, बाह्य कला और आंतरिक कला। तो और स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा, इसके बीच का जो ये भाग है, ये पूरा जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, ये इसका स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या होता है, मैट्रिक्स का निर्माण होता है। स्ट्रोमा में मैट्रिक्स का निर्माण होता है, खासकर स्ट्रोमा। और एक ग्रेना होता है ना इसमें, ग्रेना इधर वाला ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना में, ग्रेना और स्ट्रोमा तो होता है। ग्रेना में आपकी लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो थैलेकॉइड्स झिल्लियों में पाया जाता है, थैलेकॉइड्स झिल्लियों में पाया जाता है। और ये हो गई बाहरी झिल्ली और ये हो गई आंतरिक झिल्ली। और बाह्य कला क्या होती है, जो बाह्य झिल्ली है ये पारगम्य होती है, विलेय के लिए पारगम्य होती है, विलेय के लिए, विलेय पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। जो पदार्थ डिजॉल्व हो जाते हैं उनके लिए पारगम्य होती है। और जो आपकी आंतरिक झिल्ली है उसमें क्या होती है, उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं वाहक प्रोटीन। तो इसमें जो आंतरिक कला है उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आंसर हमारा हो गया क्या, थैलेकॉइड्स, ठीक। तो जो हरित लवक का स्ट्रक्चर है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, आप लोग देख ही सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नए संश्लेषित प्रोटीनों को उन्नत बनाने व उनको गंतव्य स्थल तक पहुँचाने में भूमिका निभाने वाले मुख्य अंग होते हैं। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या अंतःप्रदर्भी जालिका।
क्या बोल रहा है, नए संश्लेषित प्रोटीनों को उन्नत बनाने व उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में भूमिका निभाने वाले मुख्य अंग होते हैं। किसकी होती है? हरितलवक की, माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम की या अंतःप्रतरबी जालिका की। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसी का काम होता है। क्या उसी का काम होता है, मतलब हरितलवक का ही काम होता है कि प्रोटीनों को उन्नत बनाने, प्रोसेसिंग इसमें होता है, प्रोसेसिंग इसमें होता है, मतलब प्रोटीनों को एक तो उन्नत बनाना और स्थल तक पहुंचाने की भूमिका किसकी होती है? क्लोरोप्लास्ट की होती है। ये ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा मतलब जो अंतःप्रदर्भी जालिका है वो प्रोटीनों और एंजाइमों को, ईआर क्या करता है? ईआर आपका प्रोटीन और एंजाइमों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और केवल प्रोटीनों को उन्नत भी बनाता है और भूमिका उनको स्थल तक, सही स्थल तक पहुंचाना भी कौन है? तो हरितलवक पहुंचाता है। ठीक है, लाइसोसोम तो बताइए, लाइसोसोम को हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विस्तृत रूप से स्वीकृत फिर से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये ज़रूर ध्यान में रखें, है ना। और नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस देखें, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। इसके अनुसार कोशिका कलाएं अर्धद्रवित होती हैं जहां लिपिड्स व एकीकृत प्रोटीनें अनियमित रूप से विकसित हो सकती हैं। वर्तमान समय में इस प्रारूप में कई परिवर्तन किए गए। इस संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है? इनमें बताना है। कोशिका कलाओं में प्रोटीनें लिपिड द्विपरत में परिवहन करती हैं। लिपिड द्विपरत में प्रोटीनें फ्लिप फ्लॉप गति कर सकती हैं। प्रोटीनें कला के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती हैं। अनेक प्रोटीनें लिपिड द्विपरत में पूर्ण रूप से धंसी रहती है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिपिड जो होती है द्विपरत, लिपिड द्विपरत में मतलब फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है, ये बताया था ना। प्रोटीनें क्या करती हैं? फ्लिप फ्लॉप गति करते हैं। कैसी गति? फ्लिप फ्लॉप गति। देखो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है, कभी अप्स डाउन हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे जा सकते हैं प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं किसमें? लिपिड की द्विपरत में। अगला देखिए, एक छात्र कोशिका संरचना, ये आगे ईयर दिए हुए हैं ना आपके, तो ये नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर तो ये जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पर आपको ये काम आने वाले हैं। एक छात्र कोशिका संरचना का अध्ययन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से करना चाहता है जिसका आई पीस 10⁻83 है, ऑब्जेक्टिव 45x है। उसे वस्तु का प्रकाश किस रंग से प्रकाशित करना चाहिए कि जिससे उसे अच्छा विश्लेषण प्राप्त हो? तो इसके आंसर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कौन से रंग में अधिक होगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नीले रंग, क्योंकि नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य होगी वो अधिक होगी। तो इसलिए अगर वो नीला रंग से प्रकाशित करेगा तो उसे अच्छा विश्लेषण प्राप्त हो सकेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में, कोशिका द्रव्य विलयन में, क्रॉसिंग ओवर में या अनुलेखन में। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में। ये ध्यान रख सकते हैं। क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होते हैं वो बताया था ना कि क्रोमेटिड को जोड़ती है, दो क्रोमेटिडों को जोड़ती है। तो जब क्या होता है, क्रोमेटिडों को जोड़ती है और उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान ये होता है, खासकर जो एनाफेज के दौरान। एनाफेज क्या है? एम फेज की प्रावस्था है। तो ये ध्यान रख सकते हैं गुणसूत्रों के ध्रुवों की तरफ गति में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वक्तव्य माइटोकॉन्ड्रियल कला के संबंध में गलत है? माइटोकॉन्ड्रियल कला के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य कला में धंसे होते हैं। आंतरिक कला अत्यधिक सम्मिलित होकर उच्चावचनों की श्रृंखला बनाती है। बाह्य कला नालिका के समान होती है। बाह्य कला सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। अभी डिस्कस
इसका स्ट्रक्चर पहले हमें देखना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है, चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा अच्छे से। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन मैं एक रफ इसका बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये इसकी बाहरी झिल्ली है, डबल दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल कला के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो दोहरी झिल्ली इसमें होती है, देखिए इस तरह से, और ये इस तरह की संरचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। ये जुड़ ही नहीं रहा है, तो ये इस तरह की संरचना है, ये इस तरह से, फिर ये जो उभरी हुई संरचना है इस तरह से, फिर से यहाँ से उभरी हुई संरचना आएगी ये, ठीक है। तो ये जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी आता है ना, बहुत बार पूछा जाता है क्रिस्टी क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपकी भीतरी झिल्ली है, जब उसमें इस तरह की उभरी हुई संरचनाएं बनती है तो उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो क्रिस्टी होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, इस तरह की रचना होती है, इसे जो इस तरह की रचनाएं होती हैं, इस तरह से टेनिस रैकेट के समान बताया था ना कल। तो इस तरह की रचनाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स। ये ऑक्सीसोम्स हो गए, ठीक है। समझिए इसको जरा ध्यान से, ठीक है। और इसके बीच का जो होता है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमेट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको हम बोलते हैं, पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस मतलब स्थल, ठीक है। तो पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस ये हो गया। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरह से, ये सभी में होंगे, ये सभी संरचनाओं में इस तरह की रचनाएं होंगी, ऑक्सीसोम्स, मतलब इसमें भी ऑक्सीसोम्स होंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीसोम्स होंगे। और इस तरह से इस तरह से यहाँ पर संरचना देखी जाती है। ये क्या होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, 70S राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक। इसके अलावा मैट्रिक्स के बाद ये आपकी बाहरी झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली है, और ये भीतरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है एक तरह से। तो ये दोनों झिल्लियाँ इसकी हो गई। और इसके बीच में इस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और सर्कुलर डीएनए इसमें होता है। सर्कुलर डीएनए मतलब इस तरह से सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब इतनी बातें समझ आई। अब देखिए हमारा आंसर क्या है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य कला में धंसे रहते हैं, बिल्कुल धंसे रहते हैं। आंतरिक कला अत्यधिक समूलित होकर उच्चावचनों श्रृंखला बनाती है। आंतरिक कला क्या होती है, समूलित होकर उच्चावचन जो श्रृंखलाएं बना रही थी ना, वो वाला क्या बताया था, क्रिस्टी, तो वो क्रिस्टी बनाती है, तो ये भी सही है। बाह्य कला नलिका के समान होती है, आप लोगों ने देखा ही, वो नलिका के समान दिख रही थी। और बाह्य कला सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, ये क्या है, गलत है। देखिए क्या होता है, बाह्य कला जो होती है वो पारगम्य होती है, सही बात है, लेकिन सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य नहीं होती है। बाह्य कला जो होती है स्मूथ होती है, एक तो स्मूथ होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इसमें अधिक मात्रा में होता है, पारगम्य होती है। और इसमें क्या होता है, पोरिन, एक प्रकार पोरिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, पारगम्य होती है लेकिन सभी प्रकार के अणुओं के लिए पारगम्य नहीं होती है। चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा नहीं आया है इसमें, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू इसमें डिस्कस किए। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पिछले वीडियोस को एक कंटिन्यू सीरीज़ में बना रहा हूँ इसको, और मैं इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगा। तो आप एक साइड से अगर देखते हुए आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। पहले दूसरे वीडियो हो सकता है कि ज़्यादा क्लैरिटी आपको ना आए, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा इसको और बेहतर बनाने की। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।